प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फ्रांसीसी क्रांति की पार्ट 4 की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम नेपोलियन का एक सम्राट के रूप में अध्ययन करेंगे 1804 से 1814 ईस्वी। पिछले वीडियो में हमने प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन के कार्यों को देखा था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का अध्ययन किया था। कौंसल बनने के बाद में सीनेट ने नेपोलियन पर यह प्रतिबंध लगाया कि वो केवल 10 वर्ष तक कौंसल के पद पर रहेगा। दूसरा, उसे अपने उत्तराधिकारी को निर्वाचित करने का, उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन 1802 ईस्वी में नेपोलियन ने कौंसल रहते हुए अपनी लोकप्रियता का लाभ उठा करके सीनेट से ये प्रस्ताव पारित करवा लिया कि नेपोलियन आजीवन कौंसल के पद पर रहेगा। दूसरा, उसे अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार भी दिया गया। नेपोलियन को आजीवन कौंसल बनाने का जो सीनेट का निर्णय था, वो उसके सम्राट बनने का पूर्वाभिनय था। नेपोलियन सीजर या सिकंदर की भांति स्वयं को सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहता था। अतः 1804 ईस्वी में उसने सीनेट से ये प्रस्ताव पारित करवा दिया कि नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया जाए। इस प्रस्ताव पर सार्वजनिक मतदान करवाया गया तो बहुसंख्यक जनता ने उसको सम्राट बनाने के पक्ष में मतदान किया। इसके बाद में 18 मई 1804 को सीनेट ने नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 2 दिसंबर 1804 को फ्रांस के नोत्रे-दम चर्च में उसका राज्याभिषेक किया गया, पोप की उपस्थिति में। पोप ने उसे जो है राजमुकुट उसके हाथ में दिया और उसने स्वयं उस राजमुकुट को नेपोलियन ने अपने हाथों से अपने सिर पे पहना। इसके बारे में कहा जाता है कि नेपोलियन ने जो है राजमुकुट फ्रांस की धरती पर पड़ा हुआ पाया और उसको उसने अपनी तलवार की नोक से स्वयं उसको अपने सिर पर धारण किया। फ्रांस की जनता द्वारा नेपोलियन के निरंकुश शासन को स्वीकार करने का कारण ये था कि फ्रांस की जनता जो थी, क्रांति के पश्चात की अराजकता थी, अव्यवस्था थी, उससे ऊब गई थी, परेशान हो गई थी और अब वह शांति चाहती थी। हम देखते हैं कि किस तरह फ्रांस की जनता ने निरंकुश शासन के खिलाफ में संघर्ष किया था, क्रांति की थी और स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के जो आदर्श हैं वो फ्रांस की क्रांति के द्वारा स्थापित किए गए थे। लेकिन उसी फ्रांस की जनता ने नेपोलियन के अधिनायक पद को स्वीकार कर लिया। तो ये परिस्थितियां थी जिनके कारण फ्रांस की जनता ने नेपोलियन को स्वीकार किया। जनता को आशा थी कि नेपोलियन आंतरिक और बाह्य संकट से देश को मुक्ति दिलवाएगा और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी रहा। हम बात करते हैं सम्राट बनने के बाद में नेपोलियन ने यूरोप पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। उसके द्वारा पहला प्रयास किया गया था 1796-97 में, जब उसने इटली और मिस्र के ऊपर अभियान किया। इसके बाद में नेपोलियन के द्वारा प्रभुत्व का दूसरा प्रयास किया गया था 1802 में, जब उसने ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड को युद्धों में हरा करके उनसे संधियां की थी। तीसरा प्रयास नेपोलियन द्वारा 1805 ईस्वी में किया गया, जब उसने ऑस्ट्रिया और प्रुसिया की संयुक्त सेनाओं को हराया था। ऑस्टरलिस के युद्ध में इनको हराया और उसके बाद में उसने ऑस्ट्रिया से प्रेसबुर्ग की अपमानजनक संधि की थी। 1805 ईस्वी में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ट्रफलगार का युद्ध हुआ, जल युद्ध हुआ, जिसमें नेपोलियन पराजित हुआ। इसके बाद नेपोलियन ने हमेशा के लिए इंग्लैंड से समुद्री मार्ग से युद्ध नहीं करने का निश्चय किया, क्योंकि इंग्लैंड के पास सशक्त जहाजी बेड़ा था जिसकी बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता था। नेपोलियन ने 1805 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रुसिया को पराजित करके प्रेसबुर्ग की संधि की, तो ये ऑस्ट्रिया के लिए बहुत बड़ी अपमानजनक बात थी। नेपोलियन ने 14 जर्मन राज्यों को मिलाकर के एक राइन राज्य संघ बनाया, जिसमें ऑस्ट्रिया के स्थान पर स्वयं नेपोलियन को इसका संरक्षक बनाया गया। ऑस्ट्रिया को इस संरक्षक पद से हटा दिया गया, जर्मन राज्यों के संरक्षक पद से। इसके बाद में ऑस्ट्रिया के सम्राट को पवित्र रोमन सम्राट के पद से भी नेपोलियन ने हटा दिया और पवित्र रोमन साम्राज्य का नेपोलियन के द्वारा अंत कर दिया गया। जर्मनी में नेपोलियन के हस्तक्षेप से जो राइन राज्य संघ बनाया था नेपोलियन ने,
इससे प्रशा नाराज हो गया क्योंकि वो जर्मनी का सशक्त राज्य था। तो इसके बाद में 14 अक्टूबर 1806 को नेपोलियन ने जेना और आउरस्टेट के युद्ध में प्रशा की सेना को हराया। इसके बाद में नेपोलियन ने 1807 ईस्वी में रूस के ऊपर आक्रमण किया। प्रशा को पराजित करने के बाद में नेपोलियन ने रूस को पराजित करने का निश्चय किया और 14 जून 1807 को फ्रीडलैंड के युद्ध में रूस की सेनाओं को हराया। इसके बाद में रूस से टिलसिट की संधि की, जो कि रूस के लिए बड़ी अपमानजनक थी। रूस ने हॉलैंड, जर्मनी, इटली में नेपोलियन के द्वारा जो परिवर्तन किए गए थे उनको रूस ने स्वीकार कर लिया। दूसरा, उसने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था जो थी, इंग्लैंड से व्यापारिक संबंध विच्छेद करने की जो नीति थी, उसको भी रूस ने स्वीकार कर लिया। टिलसिट की संधि नेपोलियन के उत्कर्ष की पराकाष्ठा मानी जाती है। ये उसके इस समय 1807 ईस्वी में उसका साम्राज्य अपने शिखर पर था। हम बात करते हैं नेपोलियन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसको महाद्वीपीय व्यवस्था कहा जाता है। टिलसिट की संधि 1807 ईस्वी के बाद केवल इंग्लैंड ही फ्रांस का शत्रु बचा था, बाकी सबको उसने पराजित कर दिया था। प्रशा को, ऑस्ट्रिया को, जो है इंग्लैंड के अलावा सबको पराजित कर दिया था। नेपोलियन जानता था कि इंग्लैंड को सेनाओं के द्वारा पराजित करना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास संसार का सर्वश्रेष्ठ जहाजी बेड़ा था इंग्लैंड के पास में। तो नेपोलियन ने इंग्लैंड को पराजित करने के लिए उसके व्यापारिक साम्राज्य को नष्ट करने का जो है व्यापारिक साम्राज्य को नष्ट करने की योजना बनाई। नेपोलियन का मानना था कि इंग्लैंड की शक्ति व ताकत उसका अपने उपनिवेशों तथा दूसरे राष्ट्रों से होने वाला व्यापार वाणिज्य उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि इंग्लैंड के व्यापार को नष्ट कर दिया जाएगा तो इंग्लैंड की कमर टूट जाएगी और उसकी शक्ति कम हो जाएगी। इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को ठप करने के लिए उसने जो योजना बनाई नेपोलियन ने, उसको महाद्वीपीय व्यवस्था या महाद्वीपीय नाकेबंदी के नाम से जाना जाता है। इस महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत यूरोपीय महाद्वीप के जो देश थे उनको नेपोलियन के कई आदेश मानकर इंग्लैंड का आर्थिक बहिष्कार करना